पुरानी है। एक ब्राह्मण पति पत्नी बहुत ही गरीब अवस्था में जीवन जी रहे थे। महाराष्ट्र में रत्नागिरी जिले में राजापुर नाम के गांव में, वहां से बहुत ही एक छोटा सा गांव है, वहां ये रहते थे। ब्राह्मण भिक्षुकी करके जी रहा था। दोनों को एक लड़का था, बहुत प्यारा था, बहुत टैलेंटेड। दोनों ने तय कर लिया इसको बहुत बड़ा कलेक्टर बनाएंगे। बहुत मेहनत कर रहे थे उसके पीछे, और उसका नाम राजा था। और राजा भी बहुत ही होशियार था, पढ़ाई में ध्यान देता था। गांव की शिक्षा उसकी पूरी कर दी, आगे हाई स्कूल भेजना था। माँ के आंखों का दुलारा, दूसरा कोई उनके पास प्रॉपर्टी थी ही नहीं। घर में 2 वक्त के खाने की प्रॉब्लम थी, और ऊपर से इसको कलेक्टर बनाने की सपना। दोनों ने तय कर लिया कुछ भी हो जाए हम आधी रोटी खाएंगे, एक वक्त का खाना छोड़ देंगे, सब कुछ करेंगे, पर हम इसको बड़ा बनाएंगे। और दोनों ने ऐसे भी कुछ इधर उधर करके थोड़े पैसे जमा करके उसको रत्नागिरी में हाई स्कूल में उसको एडमिशन ले लिया। अब राजा जो था वो हाई स्कूल गया। हाई स्कूल जाने के बाद 12 महीने के बाद घर पे आ गया। छुट्टियों के दिन में आ गया, तभी इनके घर में थोड़ी सी मिठाई बनाई दी गई। अब मिठाई भी क्या, तो नारियल की जो बड़ी रहती है, नारियल का मीठा, शक्कर डाल के ऐसा कुछ तो बनाना, वही उनकी मिठाई। बाकी उनके पास मिठाई पता ही नहीं। और राजा को बहुत पसंद थी जो माँ जो नारियल की जो बढ़िया बनाती थी, मतलब ऐसा छोटा छोटा बर्फिया बनाती थी, वो उसको पसंद था। बाकी कोई मिठाई मालूम नहीं। फिर 1 महीना चला गया, राजा वापस अपने स्कूल हाई स्कूल चला गया। 4-5 महीने बीत गए। ब्राह्मण पत्नी ने ब्राह्मण से कहा जरा एक बार जाकर मिलके तो आओ, मेरा बहुत दिल कर रहा है राजा से मिलने, आप जाके तो आओ। अब इनके पास कोई पैसा नहीं था, और ब्राह्मण ने कहा चलो जाके आता हूँ। इनके पास ना कपड़ा ना रोटी ना कुछ, अब फटे कपड़े, सर पर एक छोटी सी टोपी, हैट, ऐसा ही साधारण, बहुत ही साधारण कपड़ा, मैले हुए कपड़े, क्या करे वो। सत्यनारायण की पूजा करके 1 रुपया मिला था, जमा किया था, संभाला था, वो ले लिया। नारियल की बर्फी ले ली जो राजा को पसंद थी, और पैदल चल दिए। 20-25 किलोमीटर पैदल चलना था, क्योंकि पैसा तो है नहीं था, या जाएगा कहाँ से। पैदल चल दिए। अब राजा को मिलने जब स्कूल में आ गया, तो सारे जो लड़के थे विचित्र आदमी को देखने लगे, क्योंकि अभी गांव का अगर कोई ऐसा आदमी आता है तो उनकी नजर में ये विचित्र ही हो गया। वहाँ सब स्टैंडर्ड लोग रहते हैं, बड़ी गाड़ियां रहती है, कपड़ा अच्छा रहता है, पैसा रहता है, ये गरीब आदमी। इसको देखकर सारे हंसने लगे, मजाक करने लगे, और राजा ने ये देखा। राजा को शर्म आ गई, और लोग उसको लगा कि बाकी मेरे दोस्तों को, स्टूडेंट्स को पता चला कि ये मेरे पिताजी है, तो ये रोज मेरी मजाक करेंगे। तो उसने क्या किया, तुरंत दौड़ते दौड़ते पिताजी के पास गया, और हाथ पकड़ते हुए दूर लेके गया। और उसने कहा पिताजी आप यहाँ क्यों आए। वो बोले बेटा मुझे तुझसे मिलना था, मैं देखना चाहता हूँ तेरी रूम कैसी है, खुली कैसी है, तू कैसे रहता है, तुझे याद आती होगी हमारी, देखो तेरी माँ ने तुझे नारियल की बर्फियां भेजी है। उसने कहा ये सब ठीक है, पर आप ऐसे मत आया करो। तो उसको बहुत बुरा लगा। उस वक्त उस ब्राह्मण को पहली बार अंदर से आवाज आई कि लड़का मेरा दूर जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है। लड़के से बातचीत हो गई। लड़का हर बार 1 नंबर से पास हो रहा था। ये सुनकर पिताजी को आनंद हो गया। उन्होंने वो दुख की बात जो थी कि लड़का हाथ से जा रहा है, मन में आई हुई, वो दबा डाली। उसको फिर भी आ, बातचीत हो गई। उसके बाद वो चल दिए। राजा अपने रूम में चला गया। अब ब्राह्मण घर पे आ गया। उसने सब बता दिया कि हाँ बहुत ही अच्छा चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लड़का भी अपना बहुत होशियार है। इधर राजा जो था वो पढ़ाई में आगे चल रहा था। धीरे 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 सबके
स्कूल में सबका लाडला बन गया, क्योंकि सभी जो भी है वो सभी में एक नंबर ही लाता था। अब राजा बड़ा बन गया। वो कोई यहाँ आता नहीं था, गांव में आता नहीं था, सिर्फ खत लिखता था कि मुझे समय नहीं मिल रहा है, पढ़ाई में मुझे टाइम नहीं मिलता है, आप अपना ख्याल रखो, मैं अपना ख्याल रख रहा हूँ। बस खत 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 से ज्यादा नहीं मिलता था। अभी खत भी कम होने लगे। ये अभी राजा जो था मैट्रिक में एक नंबर आ गया, सभी जगह पता चल गया, बहुत खुश हो गए गांव में भी लोग। अब राजा कॉलेज में जाने लगा। अब कॉलेज में जाने लगा तो वहां पर भी बहुत ही पढ़ाई कर रहा था, दिल से पढ़ाई कर रहा था। वहां उसकी एक लड़की से प्यार हो गया। लड़की इतनी अमीर थी, बहुत पैसा था। और लड़की का बाप जो था उससे लड़की ने मुलाकात करा दी। लड़की के बाप को भी राजा का सब कुछ व्यवहार जो है वो पसंद आ गया। उसका जो व्यवहार संस्कार, उसका जो जो भी कुछ है, पढ़ाई करना वगैरह सब पसंद आ गया। तो उसने भी हाँ कह दिया कि ये मेरा भावी दामाद रहेगा। अब राजा जो था बीए फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया। अब उसके बाद उसको आईएएस बनना था। तो उसके लिए उसको इंग्लैंड जाना था। अब इंग्लैंड जाना था तो पैसा तो एक रुपया नहीं। पर जो उसका भावी ससुर था, लड़की का पिताजी, उसने सारा खर्चा उठाने की तैयारी दिखाई। यहाँ मैं तेरा सारा खर्चा उठाऊंगा, तू चिंता मत कर। तो राजा जो था वो इंग्लैंड जाने की तैयारी करने लगा। पर पर लड़की ने कहा कि वहां से आने के बाद शादी करना है तो पहले शादी करना पड़ेगा। तो उसने शादी भी करा ली। शादी करते वक्त उसके दिल में आ गया था कि पिताजी को भी खत लिख के कह दूं कि मैं शादी कर रहा हूँ, या आशीर्वाद लेने गांव को जाऊं। पर ऐसा है कि अगर मैं जाऊंगा और उन्होंने मना कर दिया तो? उन्होंने गांव से मुझे छोड़ा ही नहीं, प्यार से, उनका इतना प्यार है, मुझे छोड़ा ही नहीं, परमिशन दी नहीं, तो शादी भी नहीं होगी और आगे का शिक्षा भी नहीं होगी। उसने एक खत भी नहीं लिखा, आशीर्वाद तो दूर की बात है। इधर ये सारे, इधर जो है माँ बाप राह देख रहे थे, राजा अब आएगा, कल आएगा, परसों आएगा। इतना इतना मेहनत करके, खाना बंद करके इतना सारा दुख सहन करके उन्होंने इतना पढ़ाया, इतना सब कुछ किया। और वो राजा इतना तक नहीं बोलता है कि मेरी शादी हो रही है, माँ बाप, वो पिताजी, माँ आप मुझे आशीर्वाद दो। उसको इतना भी नहीं लगा। राजा ने उनको कुछ भी नहीं बताया, शादी हो गई। अब राजा विलायत जाने की तैयारी करने लगा। यहाँ पे पेपर जो है, गांव ऐसा था कि आज का पेपर 8 दिन के बाद आता था। तो लोगों को भी पता चल गया कि राजा जो है वो विलायत जाने की तैयारी कर रहा है। इधर माँ बाप को किसी ने दिखाया, देखो आपका लड़का बीए फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गया है, वो विलायत जा रहा है। माँ बाप को बड़ा दुख लगा कि राजा ने हमको बताया तक नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों। तो अचानक राजा का खत आ गया, और खत में लिखा था कि माँ और पिताजी मुझे माफ करना, मुझे समय नहीं मिल रहा है, मुझे विलायत जाना है, तो बस मैं बाद में आऊंगा, मिलूंगा, अभी मेरे पास समय नहीं। माँ ने कह दिया पिताजी से, देखो आप तो ऐसे ही कह रहे थे कि राजा हमसे दूर जा रहा है, हमसे मिलने नहीं आता है, देखो उसका खत आ गया। कोई बात नहीं, अभी देखो माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, वो तो हर बात क्षमा कर देते हैं। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न होती। कुपुत्र हो सकता है पर कुमाता नहीं हो सकती है। उसने क्षमा कर दिया, उसको आंखें भर आई, कब राजा आएगा, कब राजा। पर ब्राह्मण बहुत होशियार था, उसको समझ में आ गया कि राजा अब नहीं आ सकता, वो तो पराया हो गया। यहाँ पर राजा ने शादी कर ली, विलायत जाने का जो था खर्चा ससुर ने उठाया। ससुर और उसकी पत्नी वहां पर समुन्द्र किनारे जहाँ नाव निकलती है वहां उसको छोड़ने आ गए। जब छोड़ने आ गए तब राजा का दिल भर आ गया। उसको याद आ गया कि एक दिन मेरे पिताजी और माँ भी मुझे बंबई छोड़ने के लिए रत्नागिरी के समुन्द्र किनारे आए थे। उसके मन में बहुत आ गया कि एक बार जाके दौड़ते दौड़ते पिताजी के पास जाऊं, चरण पकड़ू। उसके संस्कार जागृत हो गए।
फिर उस संस्कार को दबा डाला कि नहीं, अगर ऐसा है, अगर मैं भावना में अटक जाऊंगा तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा, क्या पता पिताजी और माँ मुझे तो छोड़ेंगे नहीं, वही रोकने के लिए बोलेंगे। उसने सब छोड़ दिया और बस नाव में जाकर, वो जो बड़ी बोट होती है ना, उसमें जाकर बैठ गया। ये सब टाटा बाय बाय फॉर्मेलिटीज हो गया, ये चला गया। इधर लोगों ने चर्चा की कि अरे वो तो चला गया विलायत में, ये तो बहुत बड़ी बात है, बहुत खुशी की बात है। पर इनका दुख कौन जाने, अंदर इनके क्या दुख हो रहा था, उन्होंने क्या सपना देखा और ये क्या हो रहा था। राजा बड़ा तो हो रहा था पर अपना नहीं रहा था। राजा इंग्लैंड चला गया, वहां पर भी उसने पढ़ाई की, दिल लगा कर पढ़ाई की, और वो जो है, वो आईसीएस जो है, वो कुछ बहुत बड़ा अफसर बन गया और इधर हिंदुस्तान में वापस आ गया। अब जैसे ही हिंदुस्तान में वापस आ गया, उन दिनों में बस 8-10 भी लोग जो थे वो आईसीएस नहीं होते थे, उनमें एक राजा था। पूरे हिंदुस्तान में उंगलियों पे गिनेंगे इतने ही लोग थे। राजा जैसे ही हिंदुस्तान आ गया, सभी लोगों ने उसका सत्कार कर लिया, सम्मान कर लिया। उसको नासिक जिले का कलेक्टर बना दिया गया। जिस गांव में साधारण पुलिस भी नहीं रहता था, उस गांव में एक लड़का एक जिले का कलेक्टर बन जाता है। ये न्यूज पेपर में आ गई। अब जो पेपर था, ये तो 8 दिन के बाद यह गांव में मिल जाता था किसी के पास, इसे कोई जिले से लेकर आता था। वो पेपर लेके आ गया और वो उसके माँ बाप को उसका फोटो दिखाया, देखो आपका राजा, आपका लड़का कलेक्टर बन गया। अरे कितनी खुशी की बात है। इन दोनों के आंखों में इतने आंसू आ गए कि अरे हमारा लड़का तो कलेक्टर बन गया है। पर राजा ने एक बात भी नहीं बताई कि माँ मैं आ गया हूँ, मैं कलेक्टर बन गया हूँ, मुझे आशीर्वाद दो, कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं, मालूम नहीं, राजा कलेक्टर बन गया, वो माँ बाप को भूल गया। शादी कर ली, अब कलेक्टर का बंगला, बड़ा बंगला, सब कुछ मिल गया उसको। दिन के ऊपर दिन जा रहे थे, दिन बीत रहे थे, अब क्या करे। जो माँ थी वो तो माँ है, उसका दिल भर आया। उसने ब्राह्मण से कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम राजा से मिलने जाएंगे। ब्राह्मण की तो इच्छा नहीं थी, क्योंकि उसको पता था अब राजा अपना नहीं है। पर फिर भी अभी माँ ने कहा कि देखो 45 साल हो गए शादी को, मैंने आज तक एक भी चीज नहीं मांगी है, बस मेरा इतना बात मुझे पूरी करो, हम दोनों मिलने जाएंगे। अब ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अब 1 रुपया नहीं, जाएंगे कैसे, नासिक तो कोई जल यहाँ पास तो है नहीं। अब दोनों ने जो अपना छोटा सा घर था, छोटा घर क्या, वो तो झोपड़ी थी, उसको बेच डाला। बस नासिक जाने के लिए उतना पैसा उनको मिल गया, घर बेचने के बाद उतना ही। जिस घर में 40, 45, 50 साल उनके रह गए होंगे, वो घर उन्होंने बेच दिया, थोड़े बहुत पैसा मिल गया। आजू बाजू जो पेड़ लगाए थे, वो पेड़ को गले लगाए, आंखों में आंसू आ गए। आजू बाजू वाले लोगों को कहा इन सारे पेड़ों को संभालना, उनको पानी डालना, या हमारा घर है उसको संभालना। बस किराए के भाड़े के पैसे मिल गए, जहाँ नासिक आ सके। बम्बई तक आ गए, बम्बई से गाड़ी में बैठकर नासिक तक आ गए। नासिक में आने के बाद ये इतना सा 2-4 कपड़ा भी नहीं, फटे कपड़े, पुराने कपड़े, वो सारा, अब क्या बताए उनकी अवस्था। जिन्होंने कभी 50 रुपए की नोट नहीं देखी होगी, वो लोगों के पास क्या होगा। आ गए, राजा का मकान बंगला ढूंढते ढूंढते आ गए। 4 लोगों को पूछते पूछते मकान तक आ गए। इतना बड़ा बंगला। अब कलेक्टर का बंगला तो छोटा नहीं होगा ना। नासिक जिले का कलेक्टर का बंगला, अपने लड़के का बंगला देखकर उनका दिल भर आया। ब्राह्मण ने पत्नी से कहा तू जरा दूर खड़ी रहे, मैं जाके देखता हूँ। ये जो ब्राह्मण पिता था, कलेक्टर का बाप, गेट के पास आ गया। गेट पे तो अब पहरेदार था, पुलिस खड़ा था। अब यह आदमी को देखा, उसको लगा कोई चोर उचक्का या ऐसा ही कोई आदमी है, भिखारी है। उसको कहा है चल हट, दूर हो जा, या कहाँ आ रहा है, घुस के चाह रहा है। उसने कहा देखो, मैं ये जो कलेक्टर है ना, ये जो बंगले का मालिक, वो कलेक्टर का मैं बाप हूँ। उसको लगा ये क्या भिखारी मजाक कर रहा है, बोले कलेक्टर का बाप है। उसने कहा चल निकल यहाँ से। उनकी बात शुरू हो गई।
ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आ गया, वो तेजस्वी था, उसने गुस्से से कह दिया, अरे तुझे अकल है, तू किससे बात कर रहा है? ये कलेक्टर जो अंदर तेरा है उसका बाप हूं मैं, और तू मुझे निकल जाने की बात कर रहा है। एक तो सूरज की गर्मी, दोपहर का समय था, बहुत सूरज तप रहा था, बाहर सारी गर्मी, और दिन भर ऐसे लोग आते जाते हैं कलेक्टर से मिलने, ऊपर से पुलिस को ही परेशान करते हैं। उसको बहुत गुस्सा आ गया। यहाँ पर जो अंदर कलेक्टर और उसकी पत्नी, राजा और उसकी पत्नी बैडमिंटन खेलकर आए थे और अपने रूम में बैठे थे और चाय पी रहे थे। उनके पास यह आवाज आ गई कि कुछ तो बाहर गड़बड़ हो रही है। राजा ने खिड़की खोली और बाहर देखा तो गेट पर उसके पिताजी खड़े थे, फटे कपड़े, मैले कपड़े। उसको लगा कि अरे ये कहाँ से आ गए, और लोगों को पता चल दिया तो लोगों को क्या लगेगा। वो सिर्फ खिड़की से देख रहा था। पिताजी ने ये देखा कि लड़का, मेरा लड़का मुझे देख रहा है, जिले का कलेक्टर मुझे देख रहा है कि अपना बाप खड़ा है और ये सारा मामला चल रहा है। इधर पुलिस का गुस्सा जो था वो बहुत बहुत बढ़ गया, और गुस्से से उसने ब्राह्मण को जोर से लात मार दी। अब इतनी जोर से लात मारी कि ब्राह्मण दो चार ऐसा, मतलब जंपिंग करके वो 5-6 फुट दूर जाकर गिर गया। ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ, रोने लगा। ये जो लात मारी है ये पुलिस ने नहीं मारी, वो खिड़की में देख रहा है मेरा लड़का, उसने मुझे ये लात मारी है। वो देख रहा है कि अपना गरीब बाप, जिसने ये सब गरीबी में जीवन निकाला, दुख में जीवन निकाला, उसकी वजह से मैं कलेक्टर बन गया हूँ, ये भूल गया। और वो खिड़की में देख रहा है और उसने खिड़की लगा ली। पत्नी ने कहा अंदर कलेक्टर की, ये क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं, कोई मुझसे मिलना चाह रहा है इसलिए, बाकी कुछ नहीं। खिड़की लगा ली। ब्राह्मण ने देख लिया, इतना भयानक अपमान, इतना अपमान। उसको इतना दुख हो गया कि ये जो लात मारी ये तो पुलिस ने नहीं, ये तो उस मेरे लड़के ने मारी है, जिसको मैंने इतना बड़ा किया था। क्या करे? सारी घटना उसने अपने पत्नी को आकर बता दी। पत्नी को बहुत बुरा लगा कि ये क्या हो गया, क्या सोचा था, क्या हो गया, अब क्या करे, कहाँ जाए? ब्राह्मण जो था, उसका सारा शरीर का खून जो था मानो आंखों में उतर आया। उसको दूसरा कुछ भी नहीं दिख रहा था, बस वही दिख रहा था कि लड़के ने देखा, इसने लात मारी, अपने बाप को लात मारी, और उसने सिर्फ देखा, आया तक नहीं बाहर। अब क्या करे, क्या करे? उसके दिमाग में कुछ भी नहीं चल रहा था। उसका उसने टेंशन ले लिया, उसको भयानक टेंशन आ गया, और शाम होते होते उसको इतना बुखार आ गया, इतना बुखार आ गया कि उस बुखार के झटके में उसने, उस दुख के झटके में, उस अपमान के झटके ने उसने अपना देह त्याग कर दिया। ब्राह्मण मर गया। कलेक्टर का पिताजी रास्ते पर भिखारी जैसा मर गया। ब्राह्मण पत्नी जो थी बहुत रोई। क्या करे, उसके पास रोने के सिवा कुछ भी नहीं था। क्रियाकर्म कर डाला। बाप के क्रियाकर्म को लड़का नहीं, जिसको विलायत भेजकर इतना बड़ा कर दिया, उसको, उसके पास समय तक नहीं पिताजी का हाल चाल देखने के लिए। क्रियाक्रम हो गया। पत्नी जो थी उसने बालों को काट वपन कर दिया। पिछले जमाने में जो था वपन करते थे, ये जो बाल थे वो पूरे निकाल डालते थे। जो चुड़िया थी वो फोड़ डाली, जो सिंदूर था वो सारा निकाल डाला, और वो जो घूंघट था वो आधा मुंह ढका देते थे ताकि चेहरा ना दिखे। विद्रूप हो गई थी वो चेहरे पे, और बूढ़ी, कम समय में बूढ़ी हो गई। दुख के कारण बुढ़ापा भी जल्दी आता है। अब जाए तो कहाँ जाए, लड़का खड़ा कर नहीं रहा, गांव में घर नहीं रहा, कहे जाए, भिखारी की तरह रहना पड़ेगा। वहाँ एक शिव मंदिर था, वहां जाकर वो बैठ गई। अब अपना गुजारा शिव मंदिर में ही, यही से कहीं से खाना मिलता था, खाती थी। कलेक्टर की माँ भिखारी की तरह जीवन जीने लगी। कितनी दुख की बात है। दादाजी कहते, भगवान कब किसी को क्या देगा कोई बता नहीं सकता। आज का राजा कल भिखारी भी हो सकता है। अब ये जो माँ थी ऐसे दिन गुजारने लगी। दिन जा रहे थे। अब राजा की पत्नी जो है, कलेक्टर की पत्नी, गर्भवती हो गई। जहाँ मंदिर में ये माँ रह रही थी, कलेक्टर की माँ, उसके कान पे कुछ
बातें आ गई। मंदिर में भजन कीर्तन होता था, तो उसके बाद ये जो दो चार महिलाएं थे वो अपने से बातें करने लगी और इसने वो सुना। वो कह रही थी कि देखो, कलेक्टर की पत्नी गर्भवती है और उनको एक बूढ़ी औरत चाहिए घर में काम करने के लिए। तो ये बात जैसे ही उसने सुनी, उसके आंखों में एक आशा निर्माण हो गई। चलो जाकर देखते तो है, अगर मुझे उस घर में जगह मिल गई तो मैं काम करूंगी। कलेक्टर की माँ, ये बूढ़ी औरत, उसके गेट पर आ गई। राजा और उसकी पत्नी कहीं बाहर जा रहे थे। उसने जाकर अपने बहू के, मतलब कलेक्टर की पत्नी के पैर पकड़े। कलेक्टर की माँ ने कलेक्टर की पत्नी के पैर पकड़े और उसने कहा कि मैंने सुना है आपको एक बूढ़ी औरत चाहिए घर में काम करने के लिए, मुझे जगह दे दो। मेरे पति भी बहुत अभी थोड़े ही दिन पहले मर गए हैं। मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, मैं विधवा हूँ। जैसे भी हो मुझे काम दे दो, मैं आपका सब काम करूंगी। अब उसका जो आंखों में जो भाव था, बात करने का तरीका था, कलेक्टर के पत्नी का हृदय जो था वो हिल गया और उसने कहा ठीक है, मैं तुझे काम देती हूँ, और उसने घर में रख लिया। अब ये जो बुढ़ी औरत थी, वो घर का सारा काम करने लगी। ऐसा एक भी काम नहीं था वो नहीं करती थी। कलेक्टर की पत्नी गर्भवती थी, उसको एक भी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। कलेक्टर की पत्नी को अपनी माँ तक भूल गई, इतना माँ का प्यार इसने दिया। पता नहीं उसको लग रहा था कि ये औरत कितनी बढ़िया है, ये भगवान ऐसी भी लोगों को तैयार करता है जो लोग पराये लोगों को इतना प्यार देते हैं। नौकरानी की तरह वो जी रही थी, पर प्यार तो माँ का दे रही थी। और बात तो सही है, वो तो माँ ही तो थी। पर कलेक्टर की पत्नी क्या जाने, थोड़े दिन में उसको लड़का हो गया, घर में पोता आ गया, खुशी के दिन आ गए। वो जो बूढ़ी औरत थी कलेक्टर की माँ, उसने उस पोते को इतना प्यार दे दिया, इतना प्यार दे दिया कि जैसे जैसे पोता बड़ा होता गया, वो तो माँ बाप की तरफ जाता ही नहीं था। वो तो वो जो दादी थी उसके गोद में खेलता था। उसको संस्कार देने लगी जैसे मानो अपना राजा ही है। बचपन में जो राजा को संस्कार दे रही थी वो इसको देने लगी। इतना खुश हो गए वो राजा की पत्नी कि उसको लगा, अरे ये कौन है जो इतना प्यार देती है। एक दिन राजा और पत्नी बात कर रहे थे। खाना खाते समय राजा ने पूछा, ये जो वृद्ध महिला है, ये जो अपनी नौकरानी है, ये काम तो ठीक करती है ना? राजा की पत्नी ने कहा, अरे क्या बात करते हैं, ये तो अपनी माँ है, ऐसा समझो। पता नहीं ये पिछले जन्म का कुछ इससे रिश्ता होगा, ये इतना प्यार देती है। और अपना जो लड़का है उसको तो इतना प्यार देती है, वो तो हमारे पास भी नहीं आता। मुझे तो मेरा माँ बाप भी याद नहीं आ रहा है, इतना प्यार वो दे रही है, और एक भी काम ऐसा नहीं वो करती नहीं है। और फिर कलेक्टर ने कहा, फिर उसका पेमेंट क्यों नहीं बढ़ा देती? अरे 6 महीना हो गया, मैं उसको हर बार कहती हूँ तू पैसा ले, वो कहती है 1 रुपया को हाथ नहीं लगाती, कहती मुझे पैसे की क्या जरूरत है। पैसा ही नहीं लेती है और इतना दिल से काम करती है। और वो कहती है उसको, तो राजा ने कहा उसको पूछो कि उसके रिश्तेदार कहाँ से, कौन से गांव से है। तो पत्नी ने कहा कि वो तो बताती ही नहीं। वो कहती है आप ही मेरे रिश्तेदार है, आप ही मेरे लड़के और बहू है, भगवान ही मेरा रिश्तेदार है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब वो जो सत्य बात कह रही थी कि आप ही मेरी बहू और लड़का है मेरा, तो उसको क्या पता ये सत्य कह रही है, उसको लगा बस ऐसा ही कह रही है भाव से। एक दिन क्या हो गया, वो अपना जो पोता था उसको अंगाई गीत कहते वो गा रही थी। राजा जो था वो जल्दी घर आ गया था, उसका सर दर्द कर रहा था। उसको पिताजी याद आ गए थे, वो घटना याद आ रही थी। उसने बहुत सारे खत बाद में लिखे थे, पर गांव से वापस खत आते थे। राजा की पत्नी ने कहा था कि जाके देखो तो सही वो आपके पिताजी कहाँ है, क्या है। वहां पे फोन करके पूछ लो कि खत वापस क्यों आ रहे हैं। उसने कहा वहाँ पोस्ट ऑफिस भी नहीं है तो पोस्ट मास्टर कहाँ से आएगा, मैं क्या करूँ पता नहीं, मुझे पिताजी को ढूंढना है, माँ को ढूंढना है। पर उसे क्या पता कि अपनी माँ अपने घर में नौकरानी घर बन के चल रही है। और जो नौकरानी थी, वो जमाना ऐसा था कि नौकरानी के सामने भी ये पुरुष वर्ग आता नहीं था। और जो नौकरानी थी चेहरा ढक लेती घूंघट से, इसलिए पता ही नहीं चला कि अपनी ही माँ अपने घर में काम कर रही है और वो माँ को बाहर ढूंढ रहा था। उसके संस्कार जागृत हो गए। भोग जीवन से अब उसका भाव जीवन जागृत होने लगा। उसको लगने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माँ बाप को ढूंढना है। वो ढूंढने के पीछे लगा।
वो उनको बाहर ढूंढ रहा था और माँ घर में थी। क्या करे। एक दिन राजा जल्दी आ गया, सरदर्द हो रहा था, तो उसने सुना कि अपने बच्चे को ये जो नौकरानी है वो वृद्ध महिला एक अंगाई गीत गा रही थी। वो जो गीत था उसको याद आ गया कि मेरी भी माँ ऐसा ही गीत मुझे बचपन में गाती थी, ऐसी लोरी सुनाती थी। और यही आवाज, उसको आवाज पहचानना लगा। वो उसके पास जाने लगा तो वो जो वृद्ध महिला है वो घर के अंदर चली गई। अब वो वहां नहीं गया। उसको लगने लगा कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपने पत्नी से कहा कि जरा उससे पूछो तो सही ये कौन है क्या है। पर पत्नी ने कहा वो नहीं बताती, उसको बहुत बार मैंने कहा है। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, कैसे पता चले। अब आगे की जो कहानी है हम यहाँ से शुरू करते, कल यहाँ तक हो गया था। एक दिन कलेक्टर की पत्नी और माँ जो थी वो दोनों बात कर रही थी। कलेक्टर की पत्नी ने माँ से कहा, मतलब वो नौकरानी से कहा कि सही में आपका अगर लड़का इस दुनिया में होता या आपको कोई लड़का होता तो वो कितना भाग्यशाली होता। कितना संस्कार दे रही है आप, कितना अच्छा है आपका स्वभाव। अब उसको क्या पता कि अरे तेरा ही पति इसका लड़का है। वृद्ध महिला की आंखों में, नौकरानी की आंखों में आंसू आ गए। एक दिन जो नौकरानी थी उसने नारियल की बर्फियां बनाई। अब नारियल की बर्फियां जब वो कलेक्टर ने खाई तब उसे पता चला कि अरे ये नारियल की बर्फियां तो पहचानी सी लग रही है। वही स्वाद जो अपनी माँ बनाती थी। खाते खाते उसका हृदय भर आया, आंखों में आंसू आ गए। नारियल की बर्फी का एक एक टुकड़ा खाते समय उसका माँ का प्यार और वो पिछला सारा जो जीवन था उसको याद आने लगा। वो जो लड़का था उसका वो भी इतना वो नौकरानी का प्यारा हो गया था। वो माँ बाप के पास भी नहीं जाता था। इतना प्यार वो दे रही थी। राजा का दिल भर आया कि क्या पता ये इसका कुछ मुझे से रिश्ता है। एक दिन क्या हो गया, कलेक्टर का सर दर्द करने लगा। वो बहुत जल्दी आ गया ऑफिस से। कलेक्टर की पत्नी घर में नहीं थी। नौकर ने, वो जो बाहर नौकर खड़ा था उसने ब्राह्मण पत्नी जो थी नौकरानी उसको बताया कि मालिक घर पे आ गए हैं, उनका ख्याल रखो। तो तो कलेक्टर का सर बहुत दर्द करने लगा। तो जो माँ थी उसकी, उसका मातृ हृदय भर आया। घर में रहकर भी मैं बच्चे का कुछ, अपने लड़के का कुछ ख्याल नहीं रख रही हूँ, उसको बुरा लगा। वो उसके सामने गई और उसने कहा मैं आपका सर दबा देती हूँ। और इसको भी यही चाहिए था कि माँ, ये जो नौकरानी उससे मैं बात करूं। वो क्वार्ट के पीछे खड़े रहकर कलेक्टर का सर दबाने लगी। कलेक्टर ने पूछा तुम्हारा गांव कौन सा है। उसने कहा मैं गरीब हूँ, मेरा कौन सा गांव, मेरा कोई गांव नहीं। फिर आपका रिश्तेदार वगैरह तो कोई होगा। नहीं, भगवान ही मेरा रिश्तेदार है। पर बात करते करते कलेक्टर को आवाज पहचानी सी लगी। यहाँ जो, या वहाँ जो सर दर्द था, माँ उसका सर दबा रही थी। वो हाथ जो था, वो हाथ का जो स्पर्श है, वो स्पर्श कलेक्टर को जाना पहचाना सा लगा कि मेरी माँ इसी पद्धति से मेरा सर दबाती थी। उसका सर का जो दर्द था वो रुकने लगा। उसको लगने लगा कुछ तो है, यही तो मेरी माँ तो नहीं। और उसी समय माँ की आंखों में आंसू आ गए। और जो आंसू की जो दो बूंद थी उसके गाल पर पड़ गए। जैसे ही गालों पर आंसू गिर गए, कलेक्टर खाड़ कर उठ गया और अपने माँ के पैरों पर गिर पड़ा। उसने कहा आप ही मेरी माँ है। बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। यहाँ पर माँ भी रोने लगी। इतनी रोने लगी, अब उनके आंसू जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कलेक्टर ने कहा माँ मैं कितना पापी हूँ, मैं कितना कृतज्ञ हूँ। मेरे दरवाजे पे मेरा बाप आ गया और मेरे सामने उसको लात मारी और मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे क्षमा करो माँ, मुझे क्षमा करो। माँ पर तू ऐसी, और तेरी अवस्था ऐसी कैसे हो गई। माँ ने उस दिन की घटना बताया बेटा, उस दिन तेरे बाप ने जो अपमान कर दिया, लात मारी, वो सह नहीं पाए। वो अपमान की वजह से उनको बुखार आ गए, उसी रात वो मर गए। माँ की आंखों में बहुत आंसू था, बहुत रो रही थी।
लड़के ने कहा, कलेक्टर ने कहा, माँ मेरी वजह से पिताजी मर गए, पिताजी के मृत्यु का कारण मैं हूँ। हे भगवान, इतना पातकी हूँ, मत क्षमा पातकी नास्तकी, पापग्नि त्वत्समा नहीं, मेरे जैसा पापी इस दुनिया में कौन हो सकता है। भगवान मुझे क्षमा कर। पिताजी के मृत्यु का कारण तो बना ही बना, और दूसरा मैं तुझे नौकरानी रखा, घर में मेरी माँ नौकरानी रही, मेरी माँ ने इतना सब कुछ किया। ये इतना सारा पातक मैं कहाँ पर धुला हूँ, अब इसको कैसे मैं ये करूँ। भगवान भी मुझे क्षमा नहीं करेगा। माँ, मुझे प्रायश्चित लेना है। माँ की गोद में वो रो रहा था, बस रो रहा था। इतने सालों का पाप आंखों में बह रहा था, निकल रहा था। कलेक्टर की पत्नी बाहर से आ गई, और उसने जब देखा, उसको समझ में आ गया वस्तुस्थिति क्या है। उसने जाके माँ के पैर पकड़े, माफी मांगी। आप मेरी सासू माँ होगी, मुझे पता होता तो मैंने आपको कोई भी काम नहीं कर होता। जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माँ हमें क्षमा करो। दोनों रो रहे थे, मैंने आपसे नौकरानी जैसा काम करा लिया। दोनों की आंखें भर आई, दोनों ने माँ के पैर पकड़ के रखे थे, हमको क्षमा करो। माँ ने दोनों को अपने गले लगाया, उनको क्षमा कर दिया। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति, माँ ने क्षमा कर दिया। कलेक्टर ने कहा कि माँ, मेरे पाप का प्रक्षालन नहीं होगा। मैंने अपने पिताजी का मृत्यु का कारण बना और आपकी नौकरानी रखा। ये मेरा धिक्कार है इस कलेक्टर को। इतनी ऊंचा शिक्षा किस काम की, जो शिक्षा माँ बाप को भी खुश नहीं रख सकती है। सत्ता और संपत्ति से मुझे अंधा बना दिया। नहीं चाहिए मुझे ये सत्ता, नहीं चाहिए मुझे ये संपत्ति। इस संपत्ति ने मेरा भाव जीवन खलास कर डाला। नहीं चाहिए मुझे सब कुछ। मैं कल ही राजीनामा लेटर देता हूँ। मुझे कलेक्टर का ये जो पोस्ट है मुझे छोड़नी है। माँ ने कहा, बेटा ऐसा मत कर। नहीं माँ, मैं अभी ऐसा ही करूंगा। नहीं चाहिए ऐसा शिक्षा क्या काम की, जो इंसान का भाव जीवन खलास कर देती है, जो माँ बाप से दूर ले जाती है। वो शिक्षा क्या काम की, नहीं चाहिए मुझे। और दूसरे ही दिन उसने कलेक्टर का राजीनामा दे दिया। और अब उसने कहा, माँ मैं अब गांव गांव जाऊंगा, घर घर जाऊंगा, और मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, ये सारे संस्कार मैं लोगों को, लड़कों को, बच्चों को ये सब सारा शिक्षा दूंगा। नासिक जिले का इतना बड़ा कलेक्टर के साथ ये सत्य घटना हुई है। उसने कलेक्टर पद छोड़ दिया, और उसने पूरा जीवन भारतीय संस्कृति को अर्पण कर दिया। और फिर उसने वो जो है स्वाध्याय के टच में आकर, वो स्वाध्याय के उसने बहुत बड़ा कार्य किया। और गांव गांव जाकर, घर घर जाकर उसने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का पाठ सिखाया। और उसने स्वाध्याय कार्य को गांव गांव में पहुंचाने का काम किया। और अपना जो आगे का उर्वरित जो जीवन है, भारतीय संस्कृति के महान कार्य के लिए समर्पित कर दिया। पूजनीय दादाजी ने ये जो कहानी है, ये जो बताई है, ये बहुत पुरानी कहानी है, ये सत्य घटना बताई है। और यही पर दादाजी ने कहा है कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव जो है, माँ को भगवान, पिताजी को भगवान मानना, ये जो हमारे संस्कार भारतीय संस्कृति ने दिए हैं। आप कितने भी बड़े बन जाए, पर ये बात कभी नहीं भूलना। तो आज मैं, दादाजी ने कहा है, जो बताई हुई कहानी है, सत्य घटना है, या भी यहाँ पर रोक देता हूँ। ये जो है दादाजी के मुंह से सुनना, दादाजी के वाणी से, भगवत वाणी से सुनना, ये तो अलौकिक है बात है। और दादाजी ने जो वांग्मय में दी हुई है, उसका नाम श्राद्ध भाग एक है। ऐसे दो लिखे हैं। तो आपको अगर ये किताब मिलती है तो कोशिश करना पढ़ने की। तो उसमें से मैंने ये कहानी बताई है। जो भी सही लगा वो दादाजी का